हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक पाथ फाइंडर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले पढ़ लो। क्या गिवन है? तो गिवन है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, बॉल्स है, एंड जिनके रेडियसेस आर हैं, मास दोनों के एम है, और एक लाइट मतलब कि जीरो मास की कंडक्टिंग स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है और नेचुरल लेंथ उसकी एल नॉट के बराबर है। ये भी गिवन है कि एल नॉट रेडियस ऑफ द ईच स्फीयर आर से बहुत ही बड़ा है और ये रेस्ट की कंडीशन में फ्री स्पेस में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, वैसे रखी हुई है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली इस तरह से अलोंग दिस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर की, ई स्ट्रेंथ की, स्विच ऑन कर दी गई। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों जो बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं, ये ऑसिलेट कर सकती हैं। अच्छा, ऑसिलेट अगर करें तो दो कंडीशन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस के, ठीक है, के की क्या वैल्यू या वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए ये ऑसिलेशन पॉसिबल हो पाए। और दूसरी चीज, अगर ऑसिलेशन होने लग गया, मतलब कि फर्स्ट वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा और एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपने पहले इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है और इनकाउंटर नहीं किया, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो यहीं पे डिसकंटिन्यू करो। अपने आप को टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी हो जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए अच्छी बात है ऑब्वियसली, बट सफिशिएंट टाइम दो। मतलब ये बहुत छोटा, बहुत आसान प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इसको टाइम दो। अगर नहीं होता तो फिर से वीडियो आओ और कंटिन्यू करो, आगे सोल्यूशन देखो। तो आई होप आप लोगों ने ऐसा किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा। ट्राई करने के बाद जो है एक्चुअली सॉल्यूशन देखने चाहिए। तो ट्राई कर लिया तो सॉल्यूशन इसका ज़रा देखते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे कंडक्टिंग बीच में स्प्रिंग भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू इधर से उधर जा सकते हैं। होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो स्फीयर्स के ऊपर इस तरह से, लेफ्ट वाले स्फीयर के ऊपर अगर मैं बोलूं तो कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेफ्ट वाले स्फीयर पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसा, और राइट वाले स्फीयर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि सब कुछ पहले से न्यूट्रल ही था तो नेट चार्ज शुड बी जीरो। तो नेगेटिव वाले पे अगर मैं बोल दूं, लेफ्ट वाली साइड पे माइनस क्यू चार्ज है, तो राइट साइड वाले पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, अब चूंकि ये चार्ज आ गया स्फीयर्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन कैसा चार्ज है, फोर्स भी लगना चालू होगा। तो लेफ्ट वाले बॉल पे देखो कि लेफ्ट की साइड में फोर्स लगना चालू होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, चार्ज इज नेगेटिव, तो देयर विल बी फोर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, इधर की तरफ कुछ फोर्स लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये फोर्स जब लगेगा राइट वाले पे, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव यानी कि राइट साइड में फोर्स लगना लग जाएगा। ठीक है, इन फोर्सेस के लगने की वजह से ये अपनी नेचुरल लेंथ की कंडीशन को छोड़ के स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट होने लग जाएंगी। ठीक है, उनकी लेंथ बढ़ने लग जाएगी। बट एक चीज पक्का कह सकते हो, क्या पक्का कह सकते हो, कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है दोनों स्फीयर्स का प्लस स्प्रिंग का, उस पे नेट चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज जीरो, और आपस में जो फोर्स लगा रहा है दैट इज इंटरनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स जीरो होने की वजह से, और शुरू में चूंकि रेस्ट पे थे, सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहेगा। ये बोल सकते हैं ना, अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे पड़ा रहेगा, मतलब कि दोनों का सेंटर यहाँ पे जहाँ पहले था वहीं रहेगा। अगर एक स्फीयर राइट में एक्स जा रहा है तो दूसरा वाला स्फीयर लेफ्ट में एक्स जाएगा, मासेस वगैरह सब कुछ सेम है इसलिए। तो अब नई कंडीशन के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, न्यू कंडीशन के लिए, जब इनकी लेंथ थोड़ी इलोंगेट हो गई है, मान लो ऐसे लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, पहले लेंथ थी एल नॉट, अब इनकी लेंथ बढ़ गई है और सेंटर से चालू कर देते हैं।
तो सेंटर से चालू करोगे तो ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर। पहले दोनों स्फीयर्स के बीच की जो डिस्टेंस थी नेचुरल लेंथ पे था ये, इसलिए एल नॉट थी। अब कुछ और बढ़ गया होगा, मान लो एक स्फीयर राइट में जो आ गया वो स्फीयर एक्स और आगे आ गया, जितना पहले था वहां से एक्स और आगे आ गया। यहाँ पे ओरिजिन मान लो इस तरह से, ठीक है। तो मतलब सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हो गई एल नॉट बाई 2 और एक्स और आगे आगे चला गया। तो जो फोर्सेस लग रही होंगी उसको अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा डायग्राम में स्पेस दे देते हैं, इसको खींच के नीचे लाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड वाले पे देखो मैं फोर्स बना रहा हूं, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है राइट साइड में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई के बराबर का राइट साइड में फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स जो इस पे लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। तो लेफ्ट की तरफ इस पे यहां पे दिखा दिया मैंने, इधर लेफ्ट की तरफ इस पे स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा। कितना लगेगा, तो के टाइम्स एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अच्छा एक्स तो ये वाला अपनी जगह से आगे आ चुका है, तो दूसरा वाला स्फीयर भी तो एक्स आगे की तरफ गया होगा, और ओरिजिनल नेचुरल लेंथ ये वाली एल नॉट है, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो चुका है 2x के बराबर। तो लेफ्ट की डायरेक्शन में 2kx के बराबर का फोर्स लग रहा होगा। अच्छा ऑसिलेशन करना है तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमको होना चाहिए कि इसको एसएचएम वाली पहली चीज़ देखें, कि सिंपल ऑसिलेशन कई बार एसएचएम हो जाते हैं हमारे लिए। तो एसएचएम प्रूव करने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड भी पूछा गया है, और दुनिया में बाकी हर तरह के ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड तो हम लोग नहीं निकालते, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एसएचएम वाला काम कंपैरिजन से आसान होता है, तो एसएचएम के लिए हमारे दिमाग में एक होना चाहिए बनाने की कंडीशन। तो एक बार अगर मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए साइन कन्वेंशन ऐसे ले लूं, इस राइट साइड वाली बॉल, इसको बोल देते हैं कि ये वाली बॉल लेट से बॉल ए है। इस बॉल ए के लिए अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखूं तो नेट एक्सटर्नल एफ नेट ऑन द राइट साइड बॉल विल बी इक्वल टू क्यू ई, चूंकि राइट साइड में तो पॉजिटिव है तो क्यू ई माइनस 2kx, -2kx ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहां से देखो Q वाला पार्ट जो है ना, वो Q हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे इसी को आगे कि ये Q जो होगा वो पूरे मोशन में चेंज भी होता रहेगा। तो अब हमें Q निकालना है, सेकेंड स्टेप में Q निकालना है, और Q को किसी टर्म्स में, जो नोन टर्म्स में अगर हम निकाल पाएंगे तो इस वाली इक्वेशन से हम एसएचएम प्रूव कर पाए शायद। तो Q कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक चीज़ हमने पढ़ी है कि कंडक्टिंग बॉडीज अगर किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जुड़ी हैं, मतलब कंडक्टर हर जगह कनेक्ट कर रहा है, तो सब जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो ये वाली बॉडी अगर राइट साइड वाली ए है और लेफ्ट साइड वाली को बॉडी को मैंने बोल दिया बी, तो आई कैन से द पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल सेम होना चाहिए। या इसी को दूसरे तरीके से देखो कि अगर मैं B से A की तरफ आगे आ रहा हूं तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा नेट में वो जीरो हो जाएगा। अब दो वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो ये स्फीयर के वजह से जो खुद के पोटेंशियल होंगे, ठीक है, या मैं VA इक्वल टू VB वाला पार्ट ही लिखना चालू करूं, लेट से सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल, सेंटर वाले पॉइंट का B के सेंटर का पोटेंशियल लिख लूं। वो तो एक तो इस चार्ज की वजह से हो गया, माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से, विच इज माइनस के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है। दूसरी टर्म कायदे से हमें थ्योरेटिकली ये भी लिखनी चाहिए कि स्फीयर ए की वजह से भी तो बी के सेंटर पे कुछ पोटेंशियल आएगा, बट वो टर्म जब लिखोगे वो क्या हो जाएगा, कितना होगा, के स्मॉल क्यू बाई बीच की डिस्टेंस, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू एल नॉट प्लस 2x। अब इस वाले टर्म को मैं काट दूंगा, जीरो कर दूंगा, क्यों, क्योंकि एक कंपैरिजन गिवन था क्वेश्चन में कि एल नॉट इज मच मच ग्रेटर देन आर, एल नॉट बहुत बड़ा है, एल नॉट बहुत बड़ा है आर से, तो देखो न्यूमरेटर तो इन दोनों टर्म्स का सेम है, डिनोमिनेटर एक का बहुत बड़ा हो गया, तो ये वाले को हम सीधा उड़ा ही देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है फर्स्ट वाले टर्म के कंपेरिजन में, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल पे हम लोग यहाँ पे हैं, बी के पोटेंशियल पे आ गए हम लोग, एक टर्म लिख लिया।
ठीक है। और अब बी के पोटेंशियल पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट की वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोटेंशियल का रेफरेंस मान लेते हैं यहीं पे 0 है, बी के सेंटर पे मान लो वहां पे 0 है। ठीक है, अब रेफरेंस कहीं तो लेना ही है। ये मैं एक्सटर्नल फील्ड की वजह से बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से 0 कहीं भी ले सकते हैं, तो यहां पे ले लिया। इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल में एक तो इसके सरफेस पे जितना चार्ज है उसकी वजह से, विच इज के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, ऑब्वियसली अब बी की वजह से मैं यहां पे टर्म लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि इसी तरह से काटना पड़ जाएगा हमें। और दूसरा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। बी के सेंटर पे वो था 0, तो ए के सेंटर पे सब्ट्रैक्ट कर दे कितना, ई टाइम्स जितनी लेंथ हम आगे गए, माइनस ई टाइम्स एल नॉट प्लस 2x। ठीक है ना। इस वाली पहली वाली को इक्वेशन यहाँ पे जो बनाई थी इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, आगे रेफर करने के लिए इजी होगा। और अब इसको उठा के देखना चालू करो तो माइनस के क्यू बाय आर वाला टर्म इधर लेके आ जाओ। ठीक है, या इस के क्यू बाय आर के टर्म को इधर लेके जाओ तो माइनस 2 के क्यू बाय आर हो जाएगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, ये कैपिटल के है और यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए कैपिटल के को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इधर दूसरी साइड लेके आओ, माइनस से माइनस इधर के कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा। 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं सीधा लिख सकता हूँ स्मॉल क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स ई टाइम्स एल नॉट प्लस 2x। और यहां से मैं q की वैल्यू निकाल सकता हूं, द वैल्यू ऑफ q विल बिकम ई टाइम्स एल नॉट प्लस 2x इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू आ गई स्मॉल क्यू की, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 से स्मॉल क्यू की वैल्यू ना सब्सटीट्यूट कर लो इक्वेशन 1 में, तो अब देखो एफ नेट क्या बन रहा है, क्यू टाइम सी माइनस 2kx। क्यू यहाँ पे लिखा है तो एफ नेट जो हमारे पास बन जाएगा, एफ नेट विल बिकम क्यू टाइम सी विच इज एल नॉट प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई का स्क्वायर। एक ही यहाँ पे था, एक और क्यू ई में मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2kx। अच्छा, अब ये टर्म देख के क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि क्या इसको एसएचएम प्रूव कर देंगे? एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स जैसा कुछ आना चाहिए, यहाँ पे देखो वो आ सकता है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते जाते हैं इसमें, कांस्टेंट वाले को एक जगह लेके जाएं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर एल नॉट। फिर देखो एक्स वाले टर्म यहाँ पे लेके जाओ, तो एक्स वाले टर्म में देखोगे तो अगर मैं माइनस साइन ले लूँ और 2k कॉमन ले लूँ तो माइनस 2k प्लस ये पूरा इतना टर्म जो आ जाएगा। अब वो 2k माइनस में बाहर ले लिया तो अंदर में माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस 2k माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे बल्कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x में, 2x तो 4 पाई, 2k माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r ई स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसी टर्म को जरा रीअरेंज करो, एफ नेट इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, यहां से ऐसा करते हैं कि ये जितना भी लिखा हुआ ये दिस क्वांटिटी पूरा माइनस के साथ ये सारा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2k माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्क्वायर, ये इतना कॉमन हो गया। अंदर में कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, x माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्क्वायर इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय 2k माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्क्वायर, ये इतना टर्म बन गया। अच्छा, इसको अगर कंपेयर करें हम
इसको हम कंपेयर करें, या एफ नेट की हो, अब हम सीधा लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो एफ नेट की जगह मैं यहाँ पे लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। ए को इधर छोड़ देता हूँ, एम को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दूँ। तो एम को डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, इससे, ठीक है। और इसको कंपेयर करूँ मैं इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एसएचएम की, एसएचएम की इक्वेशन। क्या उसी के जैसा ये बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। यहां पे जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो यहां पे इस वाले टर्म पे आएगी, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वाला जो है मीन पोजीशन कहां पे होगा वो भी दिख गया कि ये x माइनस ये पार्ट क्या आ गया, मीन पोजीशन आ गया, ठीक है। बट यहां पे पूछा क्यों है कि भाई k के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये SHM हो जाए या ऑसिलेशन हो जाए? तो कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो ये जो ओमेगा स्क्वायर का टर्म आया वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक माइनस टर्म है तो टोटल में नेगेटिव रहेगा, बट यहाँ पे माइनस को छोड़ के बाकी सारा टर्म शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी चाहिए कि दिस येलो बॉक्स के अंदर का चीज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसकी ऑलवेज भी पॉजिटिव वाली फर्स्ट वाली पार्ट के लिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, ए पार्ट के लिए सॉल्व करना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं 2k माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्क्वायर। तो पहले की कंडीशन ये आ गई कि k की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिसके लिए SHM हो जाएगा, बशर्ते k की कोई भी पॉसिबल नहीं, सॉरी ये वाली k की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर से बड़ी कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिसके लिए यहाँ पे ऑसिलेशन हमारा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा था आपसे कि बताओ अगर ऑसिलेशन हो ही जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो टाइम पीरियड सीधा यहाँ कंपैरिजन से आ जा रहा है। बी पार्ट के लिए देखो, बी पार्ट के लिए अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो दिख रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये इतना हो जाएगा अंडर ये सारी वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस। तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड टी इक्वल टू बेसिकली 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और इस क्वांटिटी का अंडर रूट लेके उल्टा कर देना, इसको रिवर्स कर देना, यहाँ पे 1 बाय ओमेगा में आ रहा है। तो 2 पाई रूट के अंदर में कितना आ गया, m डिवाइडेड बाय 2k माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्क्वायर। ये इतनी वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। अब एक चीज बचा एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड में देखो आप, एम्पलीट्यूड भी बड़ा सिंपल ही है निकालना। एक बार SHM मोशन को ऑब्जर्व सही से करते हो, यहाँ पे देखो, ये मान लो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं जिस पे मान लो मोशन हो रहा है पार्टिकल का। ये सेंटर वाला पॉइंट था जहां पे मैं बोल रहा था सेंटर ऑफ मास था। इनिशियल कंडीशन जिस टाइम पे मैंने छोड़ा था रेस्ट से, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई तब वो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पार्टिकल कैसे थे, रेस्ट पे थे, और मोशन हमने प्रूव कर दिया कि SHM का हो रहा है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 इनिशियली जब बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं था, उस वाली कंडीशन पे ये था पार्टिकल, या कोई भी बॉल ले लो, राइट साइड वाली बॉल ले लो, ये था रेस्ट पे। और रेस्ट की कंडीशन v इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या होती है SHM में? कहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने एक यहाँ कंपैरिजन से ये xm आता है। xm क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन हमें पता है कहां पे होगी, ये वाली वैल्यू XM पे, ये मीन पोजीशन है। अच्छा, मीन एंड एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस देख लो कितनी होती है। एक पार्टिकल का अगर SHM हो रहा है तो मीन पोजीशन या एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? एम्पलीट्यूड के बराबर। तो वो डिस्टेंस देखो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू XM के बीच की डिस्टेंस ही है ना, तो वो तो किसके बराबर हो गई? XM के बराबर हो गई। तो हमारा एम्पलीट्यूड यहां से आ गया, एम्पलीट्यूड A विल बी इक्वल टू XM विच इज इक्वल टू, यहां से कंपैरिजन कर लो ये वाले पार्ट को, XM ये रहा, और उसके कंपैरिजन में ये इतनी चीज आ रही है जो येलो डॉटेड लाइन के अंदर लिखी है, विच इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर एल नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 से 2 चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का,
तो पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर तो ये हो गया क्वेश्चन। तो देखने में भले थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आपके मेथोडोलॉजिकल हो, सिस्टम से सारी चीज़ें करते हो, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जो बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू कोई टेक्निक आपको यूज़ करनी थी। सारी टेक्निक्स वही थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाने के लिए भी आपने सीखी हैं। मतलब कि नेट फोर्स निकालना, कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल हर जगह ज़ीरो होना चाहिए, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एक। और जो एक जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है उससे कंपैरिजन करना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टीडियस लग सकता है क्योंकि आप अलग अलग डायरेक्शन में भाग सकते हो, बट एक सिस्टम से सॉल्व करते जाओगे तो आराम से होने वाला क्वेश्चन था, जस्ट टर्म्स थोड़ी बड़ी थी। आई होप ये प्रॉब्लम करके मज़ा आया होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो और भी अपने दोस्तों को जो इस तरह के अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो करें, मोटिवेट हों। थैंक यू।